पापा को बोलते, पापा आप घर में आराम करो, आपका बेटा है, सब कर लेगा। पूरे के पूरे 8 साल तक जो फील किया है ना, वो फील बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत अपनी हो चुकी है और सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है। जैसे कि आज आप लोगों को बता दूं कि आज है 8वीं पुण्यतिथि अपने पिताजी की। 2013 में एक्सपायर हुए थे आज ही के दिन, मतलब 29 अप्रैल को। तो बस मैंने सोचा आज उनसे जुड़ी बातें करते हैं, ताकि जो बचपन में अपने और पापा के बीच की जो ट्यूनिंग थी वही आज बात करेंगे। आज ब्लॉग में और कुछ भी नहीं होगा। अगर स्टोरी सुनने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग रुकिएगा, वरना आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए अभी कुछ ही देर में शुरू करते हैं, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ स्टोरी में। एक तो मैं लाइन पढ़ रहा था कि वो लाइन में इतनी सच्चाई है ना, मतलब आज वो चीज़ फील होती है, पता नहीं आप लोगों को होती है या नहीं। मैं आप लोग बताता हूँ पढ़ के। पिता के बिना ज़िंदगी वीरान होती है, तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। ज़िंदगी में पिता का होना ज़रूरी है, पिता के साथ में हर राह आसान होती है। एकदम मतलब सही चीज़ बोले कि बचपन में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब घर वाले डांटते थे, इतना डांट लगाते थे, हम तो इतनी मार खाए हैं पापा से। तब उस टाइम लगता था कि क्यों हमको रोकते हैं, क्यों हमको टोकते हैं, क्यों मारते हैं। मतलब एकदम घटिया इंसान दुनिया में वो पिता ही को समझते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और आप लोगों में से किसी के साथ भी हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ हुई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टोरी ये है कि जिस इंसान की वैल्यू को हम उस टाइम पे नहीं समझते हैं ना, उस इंसान की वैल्यू उसके जाने के बाद पता चलती है। जो चीज़ मुझे बहुत टाइम से रियलाइज़ हो रही है, मतलब 29 अप्रैल 2013 को अपने पापा जी एक्सपायर हुए थे। नक्सलियों ने मारा था उनको, और उनके बाद उनके जाने के बाद मैं करीब 3 से 4 साल तक घर में थे। उसके बाद शादी हो गई 2018 में शादी होने के बाद घर से भी अलग हो गए। मतलब एक चीज़ होता है कि पापा जो होते हैं ना, परिवार को जोड़ के रखते हैं। कोई अगर परिवार को पकड़ के रखना चाहता है ना, वो पापा ही कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि घर को संभालने में पूरा का पूरा योगदान पापा का है। मुझे तो लगता है, आपको लगता है तो आप लोग बताइएगा। बाकी आज के ब्लॉग में आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये लेक्चर मार रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो सच बताऊँ तो मैं अपने अंदर की रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि बचपन में बहुत बुरा भला बोले हैं हम पापा को, क्योंकि उस टाइम उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज इतने बड़े हो गए ना, तो आज लगता है कि अगर पापा होते तो क्या होता मालूम है। पापा को बोलते, पापा आप घर में आराम करो, आपका बेटा है, सब कर लेगा। वैसे भी हम लोग 3 भाई 2 बहन हैं। दोनों भाई तो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं ना। मैं जैसे टीचरशिप में हूँ, भाई पापा का बिज़नेस देखता है, तो उस टाइम दोनों भाई मिलकर पापा का बिज़नेस देखते हैं। तो बिज़नेस का जो एम्पायर है वो थोड़ा सा और ऊपर चले जाता। लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। तो उसके अलावा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो पापा की वैल्यू को तो समझा दिया मैंने कि परिवार को जो बांध के रखते हैं वो पापा ही होते हैं। बताते वक्त भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, स्टोरी है तो बताना ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी यादें अगर मैं जब तक हूँ तब तक वो मेरे तक ही रहेंगी। अगर मैं इसको स्टोर करके रख दूँगा तो कल के दिन मेरे बच्चे होंगे या बच्ची होगी, जो भी होंगे, वो लोग इस स्टोरी को कम से कम देखेंगे तो। और यहाँ तक कि मेरी वीडियोस अगर कोई और भी देखता है, अगर उसको कुछ थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती है ना, तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। पिताजी के लिए जो वर्ड मैंने बोले हैं। तो चलिए, ये उन दिनों की बात है जब 29 अप्रैल 2013 का दौर था, और उस टाइम मैं पढ़ता था रायपुर में, और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल देके मैं जब वापस रूम आया, रूम आने के बाद मेरे को घर से भैया का फ़ोन आया कि तो अभी क्या बोलते हैं, कहाँ है बोल के पूछे। तो मैंने बताया कि रूम में हूँ। तो बोले अभी तू निकल जा तुरंत। तो मैंने पहली दफ़ा ऐसा था कि मैंने कोई सवाल नहीं किया, वरना मैं बहुत क्वेश्चन करता था कि क्यों आऊँगा, अभी क्या करना है, अभी निकलूँगा तो कैसे होगा, ये है वो। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ सीन मैंने पूछा ही नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो
दोस्त को मैंने बोला कि मेरे को चल बस स्टॉप छोड़ दे, जिससे कि जैसे बस स्टॉप पहुँचे, बस स्टॉप पहुँचने के बाद बस में तो बैठ गए। बस भी डायरेक्ट जगदलपुर की मिली, दंतेवाड़ा तक की नहीं मिली। तो उसमें भी एक सीन हुआ कि बस वाले को मैंने पूरे टिकट के पैसे दे दिए, सब चीज़ कर दिए। उसके बाद जब मेरे को फिर से फैमिली में से फ़ोन आया और मैंने फिर एकदम जिद करके पूछ ही दिया एक्चुअल में हुआ क्या है, जो इतना हड़बड़ी में बुला रहे हो। तो उसके बाद मैंने न्यूज़ देख डाली बस में ही, और बस में ही मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई। उस टाइम मतलब मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा था, मेरे को बस एक ही चीज़ लग रही थी कि कैसे भी करके जल्दी से घर पहुंचूं। तो बस के टिकट के पैसे देने के बाद भी बस का आप लोगों को पता है कि 10 जगह रुक के आती है, तो उसी ऑलरेडी टाइम लेट हो जाता है। तो उसी बीच मैंने दोस्त को कॉल किया और मैंने कहा कि बाइक लेके आ, बाइक से दंतेवाड़ा जाएंगे। तो दोस्त ने भी कोई सवाल नहीं किया, तो वो लेके आ गया। तो उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो निकलते ही साथ बस से मैं उतर गया। बस से उतरने के बाद दोस्त आया, दोस्त के साथ बाइक में बैठे और बाइक में बैठे बैठे धमतरी तक पहुंच गए। बीच में घर वाले के खूब फ़ोन आ रहे थे कि तू निकला है कि नहीं निकला है। मैंने कहा निकल गया। तो मैं जब उनको बताया कि मैं धमतरी पहुंच गया, तो वो लोग बोले तू आ किससे रहा है जो इतना जल्दी यहाँ पहुंच गया। तो मैंने बताया कि बाइक से आ रहा हूँ ऐसा ऐसा। तो घर वाले और डर गए, तो उन्होंने धमतरी में कार बुकिंग भी करवा दी, जिससे बोले कि बाइक को वहीं पर छोड़ देना और तू जल्दी से आ जा। तो मैंने ऐसे ही किया और बाइक को वहाँ छोड़ा। तो कार उस टाइम चलाने हमको बिल्कुल भी नहीं आती थी, और उस टाइम मेरे को एक चीज़ फील हो रहा था कि क्यों गाड़ी चलाने नहीं आती है। जो ड्राइवर था अपने साथ वो भी इतनी धीरे चला रहा था, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी आप घर पहुँच जाओ तो घर पहुँच जाओ तो उतना अच्छा है। वैसे घर में थे बाकी लोग संभालने के लिए, लेकिन घर का बड़ा मैं हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पहुँच जाऊँ बस जल्दी से। रात में 9 बजे के आसपास घर पहुँचे थे और पूरा माहौल जो था मायूसियत से भरा हुआ था। तब दुख के बेरा में आपको कुछ नहीं सोचता है कि क्या हो गया क्या नहीं। और उसके बाद पापा जी को घर में लाए नहीं हुए थे, हॉस्पिटल में थे मरचुए में। तो वहाँ जाके मैंने देखा जब, तो मतलब ऐसा होता है ना, मोस्टली मैं ना बहुत कम रोता हूँ। तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ कि मेरे मतलब ना अंदर से पूरा एकदम मतलब टूट सा चुका था मैं, बस आंसू ही नहीं निकल रहे थे मेरे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला। उसके बाद सारी चीज़ें प्रोसेस हो गई। उसके बाद सब चीज़ें करने के बाद, अंतिम संस्कार होने के बाद, जो मैंने आज पूरे के पूरे 8 साल तक जो फील किया है ना, वो फील बता रहा हूँ मैं कि अगर आप लोग भी, अगर आपके फादर हैं तो अभी से रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप लोग ना करिए, क्योंकि उस टाइम का दौर अलग था और आजकल के पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। आप लोगों की हर छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं, मेरे को पता है। लेकिन उसमें आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को प्यार दें, उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें, बस इतना ही है। और अभी के जनरेशन में लोग क्या करते हैं ना, पेरेंट्स को इतना जिद करते हैं हर चीज़ के लिए। और आजकल बाइक के क्रेज़ के बारे में पता ही है आपको। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि घर में पैसे नहीं होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है कि ज़रूरत से जितना कमाते हैं उतना ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यूज़ होता है, और थोड़े बहुत इधर उधर की चीज़ें पे खर्चा कर सकते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो चीज़ को नहीं समझते हैं और वो जिद करने लग जाते हैं। मुझे आज भी एक सीन याद है कि उस टाइम मिडिल क्लास हम भी अच्छे खासे थे। मेरे पास फ़ोन किए बाइक के लिए, पापा बोले तेरे को जा हीरो शोरूम में जो बाइक पसंद है वो ले ले। लेकिन उस टाइम का ऐसा था ना कि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि पापा ने तो बोल दिया कि बाइक ले ले, लेकिन अब उस टाइम पे ZMR तक चलती थी, लेकिन फिर भी मैंने वो बाइक नहीं ली। मैंने सोचा कि इतने पैसे वेस्ट करने, और हमको उस टाइम पे गाड़ियों का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हमको बस गाड़ी मिल जाए वही बहुत था। तो मैंने CD डीलक्स उठा ली थी। लेकिन आज के जो बच्चे होते हैं ना, KTM से नीचे बात ही नहीं करते यार, और पेरेंट्स उसके चक्कर में कर्ज पे कर्ज हो जाते हैं। तो उनकी वैल्यू को समझिए। जाने के बाद अगर आप लोग रोएंगे कुछ करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें आज मैं फ़ील कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको बता दी मैंने, इसलिए ताकि अगर आप लोग भी मेरे वीडियो से अपने पेरेंट्स की इज्जत करने लग जाएँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी के साथ यही कुछ स्टोरी थी, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ सीन हुआ है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही बोलना चाह रहा था। तो चलिए, आज वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बारी बताइएगा, और अपने पेरेंट्स की इज्जत करिएगा प्लीज़। बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ पापा को रिस्पेक्ट दें। और मम्मी का काम होता है, जानते हो, मम्मी जन्म देती है, लेकिन एक पूरा का पूरा योगदान ना घर को चलाने से लेकर घर की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में पापा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बस अपन करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा था, और मैंने भी वैसे भी अपनी स्टोरी बताई है, तो मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं
चलता हूँ इसकी एडिटिंग करने।